नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। बात कहां से शुरू हुई और कहां तक बढ़ गई? एंटीलिया जिलेटिन केस में ठीक यही हुआ। आतंक और अंडरवर्ल्ड से होते हुए यह मामला पुलिस हेडक्वार्टर और फिर गृह मंत्रालय तक जा पहुंचा और आज की तारीख में ये मामला महाराष्ट्र सरकार के इकबाल और भविष्य की परीक्षा ले रहा है और साथ ही मुंबई से दिल्ली तक हड़कंप मचाने वाला ये केस खाकी और खादी के नेक्सस को भी एक्सपोज कर रहा है। लेकिन ये नेक्सस एक्सपोज कैसे हुआ, जानने के लिए देखिए हमारी टेलीसीरीज ज्वार भाटा स्टॉर्म ऑफ स्टिग्मा का पहला एपिसोड बिच्छू स्टर इन द सी। मार्च 2021 मौसम विभाग का अलर्ट था, अरब सागर में हलचल मचेगी, समंदर की बेकाबू लहरें मुंबई कूच करेंगी। लहरें हाहाकार मचाएंगी, लेकिन अलर्ट के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। न अरब सागर में हाहाकारी लहरें उठी, न समंदर दीवाना हुआ। दिन गुजर गया, दोपहर ढलने लगी, बीच पर लोग सैर करने पहुंचने लगे। मुंबई से 22 किलोमीटर दूर ठाणे की मुंब्रा की खाड़ी में भी भीड़ जुटने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने एक लाश देखी। कीचड़ से सना शव देखकर लोग दहल उठे। शव की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव बरामद किया। क्रेन से डेड बॉडी खाड़ी से निकाली गई, उसे धुला गया। सफाई के दौरान शव के मुंह में ठूसी 5 रुमाल मिली और जब इस डेड बॉडी की शिनाख्त हुई तो पूरे देश में हलचल मच गई। 5 मार्च को मुंबई में तो हाई टाइड नहीं आया, लेकिन मुंब्रा की खाड़ी के पास मिला शव मनसुख हिरेन का। वो मनसुख हिरेन जिनकी स्कॉर्पियो गाड़ी देश के सबसे रईस उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक के साथ खड़ी की गई थी। मनसुख की पत्नी ने पति की हत्या की आशंका जताई। बकौल विमला हिरेन हत्या पुलिस वालों ने की। इस बयान के बाद एंटीलिया केस में ज्वार उठने लगा। उनका कॉल 10 बजे बाद कॉल बंद हो गया और कोई कांदीवली से क्राइम ब्रांच से कोई तावड़े करके उनका कॉल आया था। फिर उसके बाद वो उनके जाने के आधे 1 घंटे बाद फ़ोन बंद हो गया। वो कभी आत्महत्या कर भी नहीं सकते। बस यही चाहती हूँ कि ये जो जांच है वो तय तक जाए। एंटीलिया केस यहीं से बदल गया। जिसे आतंकी वारदात माना जा रहा था, जिसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, जिसे शातिर अपराधियों का कारनामा समझा जा रहा था, उसका मास्टरमाइंड वर्दीधारी बताया जाने लगा। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे की तरफ शक की सुई घूमी, जो खुद पूरे केस की जांच कर रहा था, जो खुद मनसुख हिरेन की शव बरामदगी के वक्त मौके पर पहुंचा था। उसी पर एंटीलिया साजिश के अहम किरदार की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद तो हर दिन नए खुलासे होने लगे। अगर ये लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। महीने 2 महीने बाद ये बात ठंडी हो जाती। आधे घंटे का डिफरेंस आया उनके कैलकुलेशन में और हाई टाइड की जगह लो टाइड आया आधे घंटे के कारण। और मनसुख हिरेन इनकी जो लाश है वो वहीं पर रही, वो बहकर नहीं गई। समंदर में ज्वार का सच जो हो, लेकिन मनसुख हिरेन के शव बरामदगी के बाद मुंबई में सत्ता के गलियारों में ज्वार उठने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले एंटीलिया साजिश का सूत्रधार सचिन वाजे फंसा, उसके बॉस परमबीर सिंह। वाजे एनआईए के शिकंजे में आ गया तो परमबीर सिंह की मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से छुट्टी हो गई। बात और आगे बढ़ी। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम उछाल दिया। इस तरह
25 फरवरी से शुरू हुई सस्पेंस स्टोरी मुंबई से दिल्ली तक हर जुबान पर चढ़ गई। आरोपों की झड़ी और सफाई देने की रेस लग गई। कि ये उगाही करने वालों की जो सरकार है, 100 करोड़ टारगेट था मुंबई से। वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए। कोई बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। माननीय उद्धव ठाकरे जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सवालों के जवाब महाराष्ट्र सरकार को देनी चाहिए। गृह मंत्री ने त्यागपत्र देना ही चाहिए। ये कहानी इतनी भर नहीं है, पूरे तंत्र के षड्यंत्र में शामिल होने की दास्तान है, जिसमें खद्दरधारी ईंधन का काम करते थे, खाकी वाले इंजन का। करप्शन और एक्सटॉर्शन की गाड़ी मुंबई में धड़ल्ले से चल रही थी, लेकिन लालच और ज्यादा से ज्यादा दौलत बटोरने की सनक ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सिलसिला शुरू होता है 18 फरवरी के दिन। 18 फरवरी 2021, विक्रोली थाना, मुंबई। थाने में मनसुख हिरेन अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी की शिकायत करने पहुंचा था। पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखने में आनाकानी हुई, तभी थाने की फोन की घंटियां घनघनाने लगी। एक फोन कॉल के बाद मनसुख हिरेन के मन मुताबिक एफआईआर लिखी गई, जिसमें मनसुख ने बताया कि 17 फरवरी को उसकी स्कॉर्पियो मुंबई थाने को जोड़ने वाले एरोली ब्रिज पर खराब हो गई। उसने गाड़ी वहीं छोड़ दी। अगले दिन जब वो गाड़ी लेने पहुंचा तो कार गायब थी। सोची समझी साजिश अंजाम दी जा रही थी, क्योंकि उस रोज मनसुख की गाड़ी एरोली ब्रिज पर गई ही नहीं। 18 फरवरी यानी जिस रोज मनसुख ने एफआईआर दर्ज करवाई, उसी दिन उसकी स्कॉर्पियो सचिन वाजे के घर पर खड़ी कर दी गई थी, जिसकी चाबी उसने खुद सचिन वाजे को सौंपी। 7 दिन बाद ये स्कॉर्पियो देश के सबसे महंगे घर के सामने मिली, वो भी विस्फोटक क्षणों से लदी हुई। बीस फर्जी नंबर प्लेट के साथ गाड़ी का चेचिस नंबर खुर्चा हुआ। सारे सबूत मिटाकर बिच्छू को एंटीलिया के सामने छोड़ा गया। गाड़ी में मुकेश अंबानी को धमकी भरा खत रखा गया। फिरौती की डिमांड की गई। देश के सबसे बड़े कारोबारी से वसूली की साजिश क्या एक पुलिस अफसर के बूते की बात है? मनसुख हिरेन केस क्रैक हो चुका है। इसमें 2 पुलिस वाले शामिल बताए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब शोहरत और दौलत का नशा इंसान के सिर पर चढ़ता है तो वो बेकाबू हो जाता है। और एंटीलिया जिलेटिन केस की जड़ में भी यही दोनों है। सचिन वाजे को शोहरत चाहिए थी, ठीक 16 बरस पहले जैसी, और इसके लिए उसने अपने गॉड फादर्स पर पैसा लुटाना शुरू किया। वसूली को धंधा बनाकर उसने जमकर फिरौती वसूली, लेकिन उसके बावजूद मुकेश अंबानी के घर के बाहर वाले इस साजिश में वो अकेला नहीं था, उसके कई और मददगार थे। आखिर कौन कौन शामिल है गैंग्स ऑफ वाजे में, जानने के लिए देखिए टेलीसीरीज का ये एपिसोड, वसूली नेक्सस एक्सपोज्ड। पच्चीस फरवरी 2021, कोलंबिया हिल, मुंबई। एंटीलिया साजिश को अंजाम देने वालों को अंदाजा नहीं था, उनका कारनामा कैमरे में कैप्चर हो रहा था। सीसीटीवी की तस्वीरों ने सारी साजिश तार तार कर दी। एनआईए ने जैसे ही टेरर एंगल से एंटीलिया केस की जांच शुरू की, कड़ियां जुड़ने लगी। सबसे पहले एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो के साथ आई इनोवा गाड़ी को एनआईए ने खोज निकाला। इनोवा मुंबई क्राइम ब्रांच की थी, जिस पर ताड़देव आरटीओ का पंजीकरण नंबर MH01ZA403 है। गाड़ी की पिछली विंडशील्ड पर पुलिस लिखा है। इसे नागपाड़ा में पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिपो में वारदात के बाद खड़ा किया गया था। एनआईए दफ्तर में जब इनोवा पहुंची तो एंटीलिया साजिश के सूत्रधार फंसने लगे।
जबकि सचिन वाजे एंड गैंग ने बचने की कोशिश खूब की थी। एंटीलिया से पहले ये इनोवा मुंबई में दाखिल होते हुए मुलुंड टोल नाके की सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। वक्त रात तकरीबन 1:18 का था। जब ये मुंबई में दाखिल हुई थी तब इनोवा का ड्राइवर डार्क कलर की शर्ट में था। वहीं जब कार मुंबई शहर छोड़कर वापस मुलुंड टोल नाके से रात करीब 3:05 पर गुजरी तब कार का ड्राइवर दूसरा था। ड्राइवर ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। ड्राइवर की हेराफेरी से केस उलझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सचिन वाजे की गाड़ियों ने ही उसका खेल खराब कर दिया। काली नीली 2 मर्सिडीज, 1 स्कोडा और 1 प्राडो गाड़ी का कनेक्शन पूरे केस में सबसे अहम है। एनआईए टीम को 17 फरवरी को सीएसटी रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की फुटेज से अहम सुराग हाथ लगा, जिसमें सचिन वाजे और मनसुख हिरेन साथ थे। मनसुख हिरेन ओला कैब से वहां आया था, जबकि मर्सिडीज में सचिन वाजे। मर्सिडीज में दोनों की 10 मिनट मुलाकात हुई। जिस ओला कैब से मनसुख वहां पहुंचा था, एनआईए टीम ने उसे भी खोज निकाला। ओला ड्राइवर ने सफर के दौरान मनसुख हिरेन को आई 5 फोन कॉल्स का क्लू भी दिया। सचिन वाजे पर जब एनआईए का शक गहरा गया तब उसकी सोसाइटी में दबिश दी गई। सचिन वाजे के घर पर एनआईए को 2 लग्जरी गाड़ियां मिली। एक वही काली मर्सिडीज जिसमें मनसुख हिरेन से वो मिला था, दूसरी प्राडो जिसका नंबर MH02CC0101 है। इसी प्राडो से 26 फरवरी को सचिन वाजे मनसुख हिरेन को पुलिस कमिश्नर के ऑफिस ले आया था। आरोपों के मुताबिक प्राडो का कनेक्शन सचिन वाजे के साथ शिवसेना नेता से निकला है। गाड़ी के पहले मालिक विजय कुमार भोसले हैं। विजय कुमार भोसले शिवसेना के मुंबई के 4 कोप विधानसभा में उप विभाग प्रमुख हैं। भोसले 2014 के चुनाव में शिवसेना कैंडिडेट थे। उनके चुनावी हलफनामे में प्राडो गाड़ी का जिक्र किया गया। हालांकि 2 साल पहले विजय कुमार भोसले ने गाड़ी OLX पर बेच दी। भोसले ने गाड़ी किसे बेची, सचिन वाजे के पास कैसे पहुंची, अभी जांच जारी है। वहीं सचिन वाजे की 2 मर्सिडीज कारों में से 1 मर्सिडीज का शिवसेना कनेक्शन सामने आया। जिस दिन सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई उस दिन काली मर्सिडीज मुंबई के भांडुप इलाके में शिवसेना विधायक के दफ्तर के बाहर खड़ी थी। सचिन वाजे का गॉडफादर कौन? सचिन वाजे के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम इतनी वकीली क्यों कर रहे हैं? एंटीलिया केस में 5 गाड़ियां जब्त की गई हैं, 1 की तलाश जारी है। वहीं सचिन वाजे की सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज की डिमांड करने वाले क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर रियाज काजी भी रडार पर हैं। वाजे के सियासी सरपरस्तों के नाम भी एक-एक कर सामने आने लगे हैं। लेकिन वाजे किसके लिए वसूली कंपनी चलाता था? 100 करोड़ रुपए महीने की फिरौती क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को दी जाती थी या वो एक जरिया थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बात 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की है। एक शख्स ने हर पार्टी से टिकट मांगी लेकिन नहीं मिली। यह शख्स निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसे मनोहर जोशी की सरकार में मंत्री पद मिल गया। 2014 से 2019 तक फडणवीस सरकार को छोड़ दें तो तब से अब तक यह हर सरकार में मंत्री रहा। नाम है अनिल देशमुख। लेकिन मुंबई के एक्स सीपी परमवीर सिंह की एक चिट्ठी ने अनिल देशमुख और उनकी सियासत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उधर एनसीपी कह रही है कि सचिन वाजे को बचाने वाले परमवीर सिंह ही हैं। इन तीनों किरदारों के सच को तलाशती टेलीसीरीज का आप ये एपिसोड देखिए, भाऊ कॉट इन द ट्रैप। एक कमिश्नर और एक होम मिनिस्टर। सत्रह मार्च से पहले तक मुंबई में होने वाले हर गुनाह पर जवाबदेही इन्हीं दोनों की थी। लेकिन आज एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की वजह से कानून के ये दोनों प्रहरी खुद कटघरे में हैं। सचिन वाजे किसका आदमी है? होम मिनिस्टर देशमुख का या एक्स सीपी परमवीर सिंह का?
इसका जवाब जानने से पहले अनिल देशमुख का वो बयान सुनिए जिसने परमवीर सिंह को लेटर बम फोड़ने पर मजबूर कर दिया। त्यात काही गंभीर चुका आमच्या तिथे काही अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून झाल्या आहेत आणि चौकशीमध्ये कुठेही बाधा येऊ नये आणि चौकशी निपक्षपणे व्हावी या दृष्टीनं परमवीर सिंह यांची बदली करण्यात आलेली आहे। 18 मार्च को अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह की काबिलियत पर सवाल उठाया और 20 मार्च को वो चिट्ठी सामने आ गई जो एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो वाली चिट्ठी से भी ज्यादा विस्फोटक थी। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में ऐसे खुलासे किए जिससे महाविकास अघाड़ी सरकार की चूलें हिल गईं। परमवीर सिंह ने दावा किया कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को अपने घर बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। इस टारगेट को पूरा करने के लिए देशमुख ने मुंबई के तकरीबन 1750 बार और रेस्टोरेंट से 3-3 लाख रुपए वसूलने का आइडिया दिया था, यानी कुल 50 करोड़ रुपए। परमवीर का आरोप है कि बाकी 50 करोड़ रुपए जुटाने के लिए देशमुख ने वाजे को फ्री हैंड दे रखा था। परमवीर सिंह ने यह भी कहा है कि लगातार अनिल देशमुख उनसे नाराज रहा करते थे क्योंकि जब जब उन्होंने दखल अंदाजी करने की कोशिश की है पुलिस विभाग में तब परमवीर सिंह ने उन्हें रोका है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो नाराज थे। तो कुल मिलाकर ये आरोप कि लगातार पुलिस विभाग में अनिल देशमुख दखल अंदाजी करते रहे, जूनियर अधिकारियों को अपने घर बुलाते रहे और इस बात की मीटिंग करते रहे कि आखिर कहां से वसूली की जाए, ये आरोप परमवीर सिंह ने लगाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिक्र हुआ सचिन वजे का। सचिन वजे वही अधिकारी हैं जो इस वक्त एंटीलिया के पास जिलेटिन वाली कार रखने के आरोपी हैं और एनआईए की कस्टडी में है। सचिन वजे को ये कहा गया, मिनिस्टर द्वारा ये लेटर में लिखा गया है कि 100 करोड़ रुपए हर महीने का टारगेट रखिए और 1750 बार से करीब 2-3 लाख रुपए हर महीने अगर टारगेट रखेंगे तो 40 से 50 करोड़ रुपए आसानी से कलेक्ट हो सकते हैं। जिन्हें पॉलिटिक्स की एबीसीडी भी नहीं आती होगी उन्हें भी परमवीर सिंह के आरोपों का असर पता होगा। जिन्हें लगता है कि परमवीर सिंह की चिट्ठी सिर्फ अनिल देशमुख को फंसाने के लिए है या सचिन वाजे को बचाने के लिए नहीं है, उनका आकलन गलत है। परमवीर सिंह की चिट्ठी ने उद्धव सरकार पर ही संकट ला दिया है। ये प्रकरण बहुत बड़ा गंभीर है और इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तिकड़ी वाली सरकार को फेविकोल का जोड़ माना जा रहा था, लेकिन एक चिट्ठी ने बीजेपी को वो मौका दे दिया जिसकी तलाश में वो 28 नवंबर 2019 से है। जिस प्रकार से घटनाएं घटी है उसके चलते महाराष्ट्र की सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है, लेकिन होम डिपार्टमेंट के कारोबार पर प्रश्न उपस्थित करने वाले परमवीर सिंह ये पहले व्यक्ति नहीं है। 100 करोड़ टारगेट था मुंबई से, तो कृपया करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी बताएं कि पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था। खैर, ये तो सियासत है। सरकार की गलती पर विपक्ष का हावी होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी जिंदगी के 37 साल उद्धव ठाकरे के साथ राजनीति का ककहरा सीखने वाले राज ठाकरे अपने भाई को बख्शने के मूड में नहीं हैं। देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। अब बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार पर संकट भी गहरा गया है। करप्शन की आंच में उद्धव सरकार झुलसती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर ये ना होता तो कद्दावर शरद पवार को मीडिया के सामने आकर अनिल देशमुख, एनसीपी और उद्धव सरकार का बचाव न करना पड़ता। जहाँ तक सरकार की वसावी है,
सरकार के सर्विस के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस एंड गवर्नमेंट इज फुल्ली अवेयर। जहाँ तक उधर उठाया गया, इसमें गवर्नमेंट ने यानी आइदर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका उनको रीइंस्टेट करने में कोई रोल नहीं। एंटीलिया केस की जांच अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ऐसी करवट लेगी, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। हर रोज खुलासे हो रहे हैं, हर खुलासे के बाद मामला पेचीदा होता जा रहा है। ये ऐसी हकीकत है जो जितनी संगीन है उतनी ही फिल्मी भी। अब नजर क्लाइमैक्स पर है, और क्लाइमैक्स तभी आता है जब विलेन को उसके किए की सजा मिलती है। जिन सचिन वाजे और परमबीर सिंह को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेता पानी पी पी कर कोस रहे हैं, वो महज चंद दिनों पहले तक उनकी आंखों के तारे हुआ करते थे। परमबीर सिंह और सचिन वाजे की जुगलबंदी बहुत पुरानी है। परमबीर सिंह जब थाने के कमिश्नर हुआ करते थे तब दोनों में खूब बनती थी। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा कॉकस है, पुलिस का, पॉलिटिशियंस का। जब तक फायदा तब तक दोस्ती, नुकसान हुआ नहीं कि दुश्मनी शुरू। टेलीसीरीज का ये एपिसोड अब देखिए, जेलेटिन अ टेरिबल कॉन्स्पिरेसी। दो अगस्त 2005, अंधेरी, मुंबई। मुंबई पुलिस की गाड़ियां अंधेरी में एक घर पर जा धमकी। गाड़ियों से उतरे पुलिस वाले दौड़ते भागते घर में दाखिल हुए। ये मकान सलिल चतुर्वेदी का था। फैशन ब्रांड प्रोवोक के मालिक सलिल चतुर्वेदी के घर पर रेड पड़ी। उनके घर से मुंबई पुलिस ने 3 बोतल कोकीन की बरामदगी दिखाई। सलिल को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। 39 दिन बाद सलिल जमानत पर छूटे, मुकदमा चलता रहा। सलिल खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए 4 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे, लेकिन जब अदालत ने फैसला दिया तो मुंबई पुलिस को सांप सूंघ गया। पूरा केस प्लांटेड था। पुलिस ने सलिल के घर में कोकीन रखी, फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया। वजह बताने की जरूरत नहीं, ऐसा क्यों हुआ। रेड करने वाले कांस्टेबल अशोक भोसले ने जांच टीम को बताया था कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर पर ड्रग्स प्लांट की। फेक कोकीन केस में परमबीर सिंह का नाम उछला। ऐसे न जाने कितने विवादित मामले से मुंबई के पूर्व कमिश्नर का नाम जुड़ा, जिसमें अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट देने से लेकर सलमान खान को हिट एंड रन केस में सहूलियत देना तक शामिल है। लेकिन एंटीलिया केस में परमबीर सिंह पर सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप नहीं लगे। एनआईए जांच में भी उन पर शक नहीं गया। तब उनके तबादले की वजह क्या है? क्या सचिन वाजे दिग्गज सियासतदानों का राजदार है? मनसुख हिरेन ने सचिन के कहने पर यह झूठी कहानी क्यों सुनाई? गाड़ी का स्टीयरिंग जाम हो गया था, तो मुलुंड का जो ब्रिज है, एरोली जो लेफ्ट जाता है, उसको आगे क्रॉस करके लेफ्ट साइड में लगाया था। जाम हो गया था स्टीयरिंग थोड़ा। तो आपने क्या कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? कंप्लेंट दिया था आपने? कंप्लेंट तो दूसरे दिन देखा गाड़ी नहीं थी, फिर कंप्लेंट कराया, सब जगह ढूंढा, फिर कंप्लेंट कराया। ऐसे न जाने कितने झूठ की बुनियाद पर एंटीलिया साजिश खड़ी की गई। सचिन वाजे ने एंटीलिया साजिश रचने से पहले एक जोड़ी लंबा कुर्ता खरीदा। एंटीलिया के सामने जब उसने स्कॉर्पियो पार्क की तब सीसीटीवी में एक कुर्ता उसने पहना हुआ है, उस पर पीपीई किट, ताकि पहचान जाहिर ना हो। ढीले ढाले कुर्ते से उसकी चाल भी समझना मुश्किल हो जाए। चेहरे पर मास्क था ही, लेकिन बड़े कुर्ते का राज ज्यादा देर छिपा नहीं। सचिन वाजे ने उसी रात मुलुंड टोल नाके पर कुर्ते को केरोसिन छिड़क कर जला दिया था। सचिन वाजे का दूसरा जोड़ी कुर्ता उसके घर से एनआईए ने बरामद कर लिया। एनआईए के इन तमाम सबूत जुटाने के बाद भी सचिन वाजे की अकड़ ढीली नहीं पड़ी थी। साजिश में शामिल होने के सवाल पर सचिन वाजे टका सा जवाब दे रहा था। जो भी मेरा स्टेटमेंट है मैं थोड़ी देर में दे रहा हूँ, कृपया इंतजार कर दीजिए।
लेकिन जब सचिन वाजे पर एनआईए ने शिकंजा कसा, पूछताछ शुरू की, सचिन हिंदूराव वाजे की कलई खुल गई। शुक्रवार 12 मार्च को वाजे का ट्रांसफर स्पेशल ब्रांच में कर दिया गया। तब वाजे ने व्हाट्सएप पर इमोशनल मैसेज लिखा। 3 मार्च 2004 सीआईडी अधिकारियों ने मुझे एक झूठे मामले में गिरफ्तार किया। इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहराने वाला है। मेरे साथी अधिकारी मुझे फंसा रहे हैं। इस बार मामला थोड़ा अलग है। तब मेरे पास 17 साल की आशाएं, धैर्य, जीवन और सर्विस भी थी। अब ना तो मेरे पास 17 साल का जीवन होगा और ना ही सेवा और ना ही जीने के लिए धैर्य। मुझे लगता है कि दुनिया को अलविदा कहने का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे सस्पेंस, थ्रिलर और इमोशनल एपिसोड सचिन वाजे की जिंदगी में कई बार आए हैं। इस सुपर कॉप के सनसनीखेज कांड कई हैं। एक हाईटेक, शातिर, तेज तर्रार पुलिस अधिकारी जिसका दिमाग दो धारी तलवार जैसा चलता हो, जो तकनीक के सहारे क्राइम इन्वेस्टिगेशन करता हो, उसको विस्फोटक कांड, जो एंटीलिया विस्फोटक कांड है, उसकी जांच का जिम्मा दिया गया और वही अधिकारी इस केस में बुरी तरह उलझ गया। सचिन वाजे की कहानी किसी फिल्मी फैंटेसी से कम नहीं है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए घाटकोपर, रिटर्न टू थ्रेशोल्ड। दो दिसंबर 2002, घाटकोपर, मुंबई। मुसाफिरों से खचाखच भरी बेस्ट बस मंजिल पर पहुंचने वाली थी। घाटकोपर आखिरी स्टैंड था। शाम को 6:45 पर बस से कुछ मुसाफिर उतरने लगे। तभी अचानक धमाका हो गया। जोरदार ब्लास्ट से बस के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार 50 मुसाफिर धमाके की चपेट में आए। 2 की मौके पर मौत हो गई। मुंबई में टेरर अटैक हुआ था। घाटकोपर ब्लास्ट की जांच के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू कर दी। बम धमाके की साजिश में 19 लोगों को शामिल बताया गया। इसमें एक नाम था ख्वाजा यूनुस। घाटकोपर धमाके का आरोपी ख्वाजा यूनुस महाराष्ट्र के परभणी का रहने वाला 27 वर्षीय ख्वाजा यूनुस एक इंजीनियर था और दुबई में नौकरी करता था। घाटकोपर धमाके में हिरासत में लिए जाने के बाद ख्वाजा यूनुस का पाला सचिन वाजे से पड़ा। ब्लास्ट केस की जांच के दौरान ख्वाजा यूनुस गायब हो गया। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के पवई इलाके में तैनात सचिन वाजे ने ख्वाजा यूनुस की फरारी की कहानी सुनाई। मुंबई से औरंगाबाद के रास्ते में उसके भाग जाने का वाकया बताया, लेकिन सीआईडी जांच में ख्वाजा यूनुस की कहानी कुछ और निकली। सीआईडी जांच में खुलासा हुआ कि ख्वाजा यूनुस की पुलिस हिरासत में मौत हुई। जेल में टॉर्चर कर ख्वाजा की जान लेने के आरोप में 14 पुलिस वाले फंस गए। जांच के बाद मुकदमा 4 लोगों पर चला। इनके नाम थे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन हिंदूराव वाजे, पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र राजमणि तिवारी, सुनील वसंत देसाई, राजाराम किसान निकम। आईपीसी की संगीन धाराओं में पुलिस वालों पर केस शुरू हुआ। मुकदमेबाजी शुरू होते ही सबको निलंबित कर दिया गया। सचिन वाजे ने मुकदमे के दौरान साल 2007 में पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ क्योंकि केस के दौरान इस्तीफा स्वीकार नहीं हो सकता। 13 साल बाद अचानक सचिन वाजे की पुलिस महकमे में तैनाती इसी वजह से हो पाई। महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुंबई पुलिस कमिश्नर की समिति की ओर से सचिन वाजे को बहाल किया गया। कोविड ड्यूटी को आधार बनाया गया। ये जून 2020 की बात है। सचिन वाजे की बहाली क्राइम ब्रांच में की गई, वो भी बेताज बादशाह के तौर पर। ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो। तो जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है, जो मुंबई पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और जिस पर हमेशा पीआई रहता है, उसका प्रमुख
तो रातों रात पीआई को हटाकर जो 16 साल से सस्पेंडेड है ऐसे एपीआई को उसका प्रमुख बनाया गया। जबकि सचिन वाजे का ओहदा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का था, लेकिन मुंबई पुलिस में सचिन वाजे से बड़े बड़े अफसर कतराते थे। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की हेकड़ी देखते ही बनी। 25 फरवरी की रात एंटीलिया के सामने जब जिलेटिन छड़ों वाली गाड़ी मिली थी, तब वहां जांच के लिए एटीएस टीम भी पहुंची थी। एटीएस की टीम के पहुंचने पर सचिन वाजे ने अपनी भनक दिखाई। डीसीपी रैंक के ऑफिसर को सचिन वाजे ने सिविल ड्रेस में होकर हड़का भी दिया। सचिन वाजे ने डीसीपी को अपना परिचय इस अंदाज में दिया, सचिन वाजे नाम है मेरा, इसे देख लूंगा, आपकी जरूरत नहीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन इस केस की जांच सचिन वाजे के पास थी। शायद सचिन वाजे के गॉडफादर ने उसे मनमानी की रियायत दे दी। कौन है वाजे का गॉडफादर? कैसे एक असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर का पूरे महकमे में सिक्का चलने लगा? जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। साल 2004 में पुलिस विभाग से सस्पेंड होने के बाद 6 जून 2020 को सचिन वाजे को पुलिस फोर्स में फिर से बहाल किया गया। 16 साल सचिन वाजे ने भले ही पुलिस की वर्दी ना पहनी हो, लेकिन वो खाली नहीं बैठा, वो हमेशा सुर्खियों में बना रहा। इन 16 सालों में सचिन वाजे ने कई कारनामे किए मशहूर होने की महत्वाकांक्षा में। यकीन मानिए, इन 16 सालों का इतिहास जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए 16 साल, हैंड ऑफ गॉडफादर। अगर कोई नाम ले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, तो आपके जहन में सबसे पहले ये चेहरा कौंधेगा, दया नायक। अस्सी अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर करने वाले दया नायक के नाम से ही अंडरवर्ल्ड कांपता था। लेकिन लोग कहते हैं कि सचिन वाजे डिपार्टमेंट में रहकर दया नायक से ही अदावत रखता था। सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में था। मुंबई के लोग तो ये भी कहते हैं कि भले ही वाजे के नाम 60 से ज्यादा एनकाउंटर हों, लेकिन इनमें से शायद ही कोई एनकाउंटर वाजे ने अकेले किया हो। वाजे ने हर बार टीम के साथ ही एनकाउंटर किया है। ख्वाजा यूनुस कांड के बाद सचिन वाजे का सस्पेंशन इसलिए सुर्खियां बना क्योंकि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक और प्रदीप शर्मा के साथ काम करता था। निलंबन के तकरीबन 3 साल बाद सचिन वाजे ने महाराष्ट्र पुलिस विभाग से इस्तीफा दे दिया, लेकिन चूंकि वाजे के खिलाफ जांच चल रही थी, इसलिए वाजे का इस्तीफा नामंजूर हो गया। साल 2008 में दशहरा रैली के मौके पर बाल ठाकरे की मौजूदगी में वाजे ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। वाजे को पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले पर वाजे ने मराठी में एक किताब भी लिखी है, जिसका शीर्षक है जिनकुन हरेली लधई। वाजे ने 26/11 के साजिशकर्ता डेविड हेडली पर भी किताब लिखी थी। सर्विस के दौरान वाजे ने कई ऐसे मामले सुलझाए थे जो टेक्निकल फ्रॉड जैसे केस थे। वाजे को सूचना और तकनीक की अच्छी जानकारी है। 2010 में वाजे ने मराठी फेसबुक की तर्ज पर लय भारी साइट बनाई। साल 2012 में वाजे ने एक इंडियन सर्चिंग साइट indianpeopleDirectory.com बनाई। 2018 में उसने डायरेक्ट बात नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया था।
अब वाजे से जुड़ा एक और शॉकिंग फैक्ट जान लीजिए। कुछ शब्दों को वाजे ने बतौर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है, जैसे लैपटॉप, नो योर लॉ, ए फैसिनेटिंग साइड ऑफ लाइफ और लयभारी। जून 2014 में रितेश देशमुख की एक मराठी फिल्म आई, उसका नाम भी लयभारी था। वाजे ने अपना खोजा नाम इस्तेमाल करने के लिए रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया पर केस भी कर दिया था। इसके अलावा वाजे न्यूज चैनल्स पर कभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो कभी टेक्निकल एक्सपर्ट बनकर दिखाई देता। कुल मिलाकर कहें तो सुर्खियों में बने रहना सचिन वाजे का शगल था। आज वाजे को पूरा हिंदुस्तान जानता है। मामूली पगार पाने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दौलतमंद हो जाते हैं, महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे बंगलों में रहते हैं। सचिन वाजे के पास भी मर्सिडीज और प्राडो जैसी लग्जरी गाड़ियां मिली हैं और एनआईए को इस केस से जुड़े कई अहम सबूत इन्हीं गाड़ियों से मिले हैं। आखिर सचिन वाजे को ये दौलत, ये शोहरत और पावर कैसे मिली? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए दाग, पॉन ऑफ अंडरवर्ल्ड। साल 1979 में एक लड़का कर्नाटक से मुंबई आया। होटल में बर्तन मांजे। 16 साल की मेहनत के दम पर 1995 में मुंबई पुलिस ज्वाइन की, वो भी बतौर ट्रेनी। लेकिन इस नई भर्ती में इतना करंट था कि डिपार्टमेंट ने इस शख्स को अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए स्पेशल स्क्वाड में लगा दिया। उसके बाद मुंबई में क्रिमिनल्स की लाशें गिरने लगी। अंडरवर्ल्ड भी जान गया कि मुंबई में एक ऐसा कॉप है जिससे भिड़ने का मतलब है मौत। ये सुपर कॉप थे दया नायक। साल 2004 तक दया नायक के नाम 83 एनकाउंटर थे। दया नायक का ओपन चैलेंज था कि उनका किया एक भी एनकाउंटर फेक नहीं था। इसके बावजूद साल 2006 में उन पर संगीन आरोप लगे। अंडरवर्ल्ड से लिंक, सुपारी किलिंग और आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप लगने के बाद साल 2006 में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो को दया नायक के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। 6 साल की कानूनी लड़ाई के बाद साल 2012 में नायक मुंबई पुलिस में बहाल हो गए। अब इनसे मिलिए, ये हैं सुपर कॉप प्रदीप शर्मा। साल 2017 में इन्होंने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को उसकी बहन हसीना पारकर के घर से अरेस्ट किया था। जिस इलाके में दाऊद फैमिली का सिक्का चलता था, वहां प्रदीप शर्मा ने हाथ से पकड़कर दाऊद के भाई को सलाखों के पीछे फेंक दिया। 25 साल के पुलिस या करियर में प्रदीप शर्मा के नाम पर 112 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं, जिनमें 300 से ज्यादा अपराधियों का सफाया हुआ है। लेकिन प्रदीप शर्मा पर करप्शन के आरोप लगे थे। 31 अगस्त 2008 को उन्हें मुंबई पुलिस से डिसमिस कर दिया गया। लेकिन 16 अगस्त 2017 को 9 सालों की लंबी लड़ाई के बाद वो बेकसूर निकले। प्रदीप शर्मा ने 13 सितंबर 2019 को शिवसेना ज्वाइन की। नालासोपारा से असेंबली चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।